हेलो गाइस, इससे पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चन किए थे। वो पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व करवाए थे, और आज का पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं ये। इनमें आपको कुछ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाएंगी। जो भी आपके कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, थोड़ा सा कंसेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। इस हफ्ते में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए 2 वीडियोस में। ये सेकंड वीडियो है, और अगले जो वीक आएगा उसके वीकेंड पे भी 2 ऐसे लेक्चर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 और 31 से 40। देन उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, PFMS was earlier known as, फुल फॉर्म लिखी हुई है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा टॉपिक हमने किया है। क्या मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है जिससे गवर्नमेंट को क्या हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट अगर गरीबों को कोई भी पैसा दे रहा है, कोई भी फंडिंग दे रहा है, कुछ भी चीजें दे रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं इस वेबसाइट पे। गवर्नमेंट को पूरा आइडिया रहता है हमने यहाँ से किस किस को कितना कितना रिसोर्सेज दिया, किस किस बंदे तक कितना सामान पहुंचा, और कितना सामान बीच में गायब हो गया या करप्शन हो गई। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है? PFMS was earlier known as, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रल की जो स्कीम्स होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, पर अब स्टेट की भी कई सारी स्कीम्स इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रैक की जाती हैं और सेंटर की भी, पर हमें इतना अभी डिटेल में नहीं जाना। PFMS का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। करेक्ट है। इसके साथ आपको 2 क्वेश्चंस इसमें से मैंने एक्स्ट्रा और देने हैं आज के लिए। इसी क्वेश्चन में से देखते हैं क्या क्या चीजें। पहला क्वेश्चन, अब गवर्नमेंट बोल रही है PFMS का ये जो सॉफ्टवेयर है हम इसको किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? किसी सॉफ्टवेयर के साथ। PFMS मैं यहां लिख रहा हूं, PFMS इज टू बी इंटीग्रेट विद कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ध्यान से बात सुनना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। क्या बोल रहा है? PFMS एक सॉफ्टवेयर पहले से है। ये सॉफ्टवेयर क्या ट्रैक करता है कि गवर्नमेंट किस किस तक क्या क्या रिसोर्सेज पहुंचा रही है और किस किस तक कितना पैसा या रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन का क्या मतलब है? एक ऐसा बैंक का सॉफ्टवेयर जिसमें किसी बंदे की बैंक की पूरी डिटेल होती है। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी ये स्कीम्स को डायरेक्ट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर से जोड़ रही है। यानी अगर किसी बंदे ने गवर्नमेंट के लिए काम किया, गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट करनी है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजेगी, उसको कैश नहीं देगी। कैश अगर देते हैं तो बीच में ठेकेदार लोग या कोई उनके मालिक लोग उनको पूरा हक नहीं देते। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को हम किससे जोड़ रहे हैं? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब बैंकों का ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कस्टमर की पूरी A to Z इंफॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ा जा रहा है कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ। एक क्वेश्चन और जो पेपर में आने के पूरे चांस है, क्वेश्चन पूछेगा पहला स्टेट जिसने PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को फुल्ली इंप्लीमेंट किया है। पहला स्टेट जिसने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को फुल्ली इंप्लीमेंट किया है वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूटी बन गया। जिस टाइम PFMS को इसने इंप्लीमेंट किया था उस टाइम ये स्टेट था। तो पहला फर्स्ट ऐसा यूटी या फर्स्ट ऐसा स्टेट जिसने PFMS को फुल्ली इंप्लीमेंट किया वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे
एक क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है तो वो क्या बताता है? क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट आपको मैंने पहले भी बताया है, नॉमिनल अकाउंट मतलब जो अकाउंट किसी के नाम पे हो, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। जब भी हम नॉमिनल अकाउंट को चर्चा में लाते हैं यानी हम उधारी की बात करते हैं, उधर उधारी की बात होती है। हाँ जी, मैं तुम्हारी दुकान से सामान ले रहा हूं तो मेरे नाम पे ये पैसे लिख लेना, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी है। अब वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे के नाम पे जो अकाउंट है उसमें कैसा बैलेंस है, उसमें डेबिट बैलेंस है, तो उसका क्या मतलब हो गया? उसमें डेबिट बैलेंस है तो इसका क्या मतलब हो गया? जो पैसा आया वो डेबिट, जो पैसा गया वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? बाकी अकाउंट्स में ऐसा ही होता है, जो पैसा आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, पर नॉमिनल अकाउंट में बिल्कुल उल्टा होता है। तो सिर्फ फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखनी है, अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको लॉस हुआ है या हमारा खर्चा हुआ है, खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि हमारा खर्चा हुआ है या एक्सपेंस हुआ है। अगर ऑप्शन वाइज मैं लिखूं, इनकम पहला, दूसरा कैश, तीसरा वाला असेट और चौथा वाला तुम्हारा आ गया एक्सपेंस या फिर लॉस। तो ये वाला मेरा सही होगा। फिलहाल के लिए तुमने यही याद रखना है, तुम नॉमिनल अकाउंट रिवाइज करोगे तो मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखना, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो मतलब कि हमारा खर्चा हुआ है या हमारा लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्लियर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। अच्छे से क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हमसे आंसर निकले नहीं निकले वो बात की बात है। एक्रूअल कंसेप्ट में पहले लिख लेता हूँ ऑप्शन, फिर अच्छे से समझा पाऊंगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और लास्ट वाला आ गया कॉस्ट कंसेप्ट। कोई बात नहीं। देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। अब आपको समझाने वाली बात क्या है
असेट का क्या मतलब होता है? असेट मतलब जिसकी वजह से मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कंपनी के लिए असेट क्या होगा? कंपनी की मशीन्स कंपनी का असेट है, कंपनी के पास अगर कैश है वो कंपनी का असेट है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। अब पहले ये बताओ कि ह्यूमन इंसान क्या किसी कंपनी का असेट है कि नहीं। टेक्निकली ये क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का कोई बंदा सीईओ बन गया और उसने ये कंपनी को बड़े ग्राउंड लेवल से उठाया हुआ और आज कंपनी इतना ग्रो कर रही है उस वजह से, उस बंदे की वजह से। अगर वो बंदा कंपनी छोड़ दे तो क्या कंपनी को धक्का लगेगा, नुकसान होगा? यस होगा। तो उस हिसाब से इंसान भी किसी कंपनी का असेट होना चाहिए, होना चाहिए, सही बात है। पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस कंसेप्ट में कहा गया है एक्सक्लूजन मतलब हटा दो ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। किस कंसेप्ट में बोला गया है कि जो इंसान है, जो कोई पर्सन है, उसको बैलेंस शीट में एक असेट नहीं माना जा सकता। ये बात भी सही है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है कंपनी में। अगर वो कर्मचारी अच्छा है, बड़ा मेहनत से काम कर रहा है तो कंपनी ग्रो करेगी। पर हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है, उसी चीज को हमने असेट मानना है जिसकी पैसों में वैल्यू है। जैसे मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा तो वो एक असेट है, लैंड को बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो एक असेट है। तो एक ऐसी चीज जिसको बेच के तुम्हें पैसा मिले उसी को हमने असेट मानना है। तो वो कह रहा है किस कंसेप्ट के तहत कहा गया है कि इंसानों को हम बैलेंस शीट में असेट नहीं मानेंगे। वो कौन सा कंसेप्ट है हमारा? मनी मेजरिंग कंसेप्ट। मनी मेजरिंग कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि सिर्फ ऐसी चीजों को तुमने असेट मानना है जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको तुम अपना असेट मत मानो। करेक्ट है? आगे चलेंगे क्योंकि मोर देन हाफ वीडियो का टाइम हो गया, क्वेश्चन 3 ही हुआ हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, a firm has omitted to record provision for bad and doubtful debt. How will it impact the फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ध्यान से क्वेश्चन की गहराई को समझना। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है अ फर्म हैज ओमिटेड टू रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हाउ विल इट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है एक कोई कंपनी है, ओमिट मतलब वो कंपनी भूल गई है, वो कंपनी भूल गई है रिकॉर्ड करना किस चीज को? बैड डेट और डाउटफुल डेट। बैड डेट का क्या मतलब हो गया कि कंपनी ने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा डूब गया और कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस बैड डेट को या उस नुकसान को लिखना भूल गई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इस साल मेरी कंपनी की इनकम है 50 लाख। अब मैंने पिछले साल किसी को पैसा दिया था, 15 लाख दिया था, वो पैसा वापस नहीं आया, वो पैसा डूब गया। तो कंपनी के लिए वो क्या है? ये इस साल की इनकम, पुराने साल का लॉस कितना है? 15 लाख। तो इस साल की नेट कमाई कितनी होगी? 35 लाख। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर कंपनी अपने बैड या डाउटफुल डेट को लिखना भूल गई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट क्या होगा? कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो ज्यादा आना था, इसमें से ये पुराना वाला घाटा मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि असल में ये घाटा है और मैं लिखना भूल गया हूं। तो मेरा जो प्रॉफिट है उसमें कमी आ जाएगी, वो घट जाएगा। इसका आंसर यही होगा कि मेरा प्रॉफिट घट जाएगा। मैं लिख रहा हूं आंसर।
नेट प्रॉफिट वुड डिक्रीज। अगर मैं बैड डेट लिखना भूल जाऊं और बाद में मेरे को याद आया तो इससे कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट जितना होगा उसमें गिरावट आ जाएगी एंड में। करेक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर मैं अपने खर्चे लिखना भूल गया,